प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया हसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक से हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले मखसूस नशिस्तों का मामला। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को इम्तिहान में डाल दिया। केस पर अधूरा अमल दरामद। पीटीआई के 39 अरकान असम्बली का नोटिफिकेशन जारी। बैरिस्टर गोहर की चेयरमैनशिप से भी इनकार कर दिया गया। क्या हुकूमत अब अपना खेल शुरू कर रही है? इसके अलावा बात करेंगे मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी निजात बरतानवी फैमिली पर पुलिस का बदतरीन तशद्दुद, वीडियो वायरल। मकामी कम्युनिटी में इश्तियाल फैल गया। बरतानवी पुलिस शदीद तनकीद की लपेट में। हुकूमत ने एक्शन ले लिया। एयरपोर्ट पर असल वाकया क्या हुआ, कसूरवार कौन, जानेंगे लंदन से सीनियर सहाफी मुर्तजा अली शाह साहब। वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे हमारे साथ। इसके बाद हम बात करेंगे बानी पीटीआई ने अदलिया के साथ टक्कर ले ली। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कमेटी में चीफ जस्टिस काजी फाइजा के खिलाफ दरखास्त। जस्टिस आमिर फारूक को भी केसेस से अलहदा होने की इस्तदा। बानी पीटीआई का अदलिया के खिलाफ बयानिया कामयाब होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे आईपीपीज ने सबका धुआं निकाल दिया। बिजली बिलों से बिजनेसमैन, आम आदमी भी तंग। कैपेसिटी पेमेंट के चक्कर में अरबों की दिहाड़ियां लगाने वालों में हुकूमती इदारे भी मुलव्विस निकले। इंडस्ट्री बंद, बड़े ताजरों ने हाथ खड़े कर लिए। हुकूमत लूट मार का दिफा करने में नाकाम। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो हम आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। क्लास साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम ये उमर अयूब साहब ने आज बड़ी बात की है, जो इसमें चले बाकी तो सियासी स्टेटमेंट्स होते हैं, देते रहते हैं, कभी कोई देता है कभी कोई देता है, उसके ऊपर तो बात करते हैं। लेकिन ये जो मीर जाफर से ये एक सिपा सलार तक का सफर था, ये कुछ जरा अचानक से तय हो गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि मुमकिनात में लग नहीं रहा कहीं से। खैर वो मीर जाफर और मीर सादिक का जो लेवल था वो मेरा ख्याल है जनरल बाजवा साहब को लेकिन एक इंस्टीट्यूशन के उस पर था। तो खैर उनसे ज़्यादा दुश्मनी तो अब उनकी इनसे पड़ चुकी है। बाजवा साहब वो बैकग्राउंड में चला गए क्योंकि पिछले को 1.5-2 साल से तो जनाब मुनीर साहब फ्रंट पे हैं। इंटरेस्टिंग एक चीज़ मैं थोड़ी सी आपके साथ शेयर करूँ। जो पाकिस्तानी हमारी लीडरशिप, मीडिया, हमारे कालम निगार, ये सारे लोग एक चीज़ करते हैं। आप तमाम लोगों ने यूज़ उसको पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। एक लफ्ज़ है सिपा सलार। अब कहने को वो आर्मी चीफ भी कह सकते थे, कमांडर भी कह सकते थे, मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कह सकते थे, जनाब मुनीर साहब भी कह सकते थे। तो उमर अयूब साहब ने सिपा सलार क्यों कहा है? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक आम आदमी इसके पीछे एक डेप्थ को नहीं समझेगा। इसके पीछे इसकी डेप्थ है। ये ऐसे नहीं है एक एक लफ्ज़ पे बड़ी मेहनत की जाती है कि आपने किसको किस तरीके के आपने उनको एड्रेस करना है। माजी में वो मतलब 2-4 दिन पहले की बात है जो उन्होंने जनाब मुनीर साहब के बारे में गुफ्तगू की है, ये खान साहब ने या उन्होंने बुशरा साहिबा ने, वो भी आपने पढ़ ली होगी। उसमें उन्होंने कहा नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं बख्शूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सारी चीज़ें रिकॉर्ड हैं। आज 2-3 दिन बाद वो उमर अयूब साहब कहते हैं कि मुझे पार्टी चेयरमैन ने उन्होंने एक मैसेज दिया है और सिपा सलार जी कि हमें लड़ाया जा रहा है कि हमें ये कहा जाए कि हमारे कोई फौज और पीटीआई जो है वो एक साथ है और अवाम को उनके सामने खड़ा किया जा रहा है, पीडीएम कर रही है। ये मैसेज है भाई, उन्होंने कहा सिपा सलार साहब के लिए इमरान खान साहब का मैसेज है। सिपा सलार का एक, क्योंकि हमारे यहाँ एक रिलीजियस इसका टच है हमारी हिस्ट्री में, इस्लामिक हिस्ट्री में। अब आप अगर देखें जितने भी वहाँ पे कमांडर्स रहे हैं वो अगेन खुलफा राशिदीन से लेके ऑनवर्ड, तो उनके लिए हमेशा ये जो लफ्ज़ यूज़ होता है सिपा सलार ही यूज़ किया जाता होता है, जो कमांडर कहते हैं उसको वहाँ पे। तो पाकिस्तानी तारीख में अब उसी को आगे लेकर बढ़ते हैं, दरमियान वाली तारीख हम छोड़ देते हैं। जब भी किसी भी कोई जर्नल को पैम्पर करना हो, उसको फ्लैटल करना हो, उसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखानी हो, कोई अपना काम निकलवाना हो, ये मैं सिर्फ खान साहब की नहीं बात कर रहा हूँ, उमर अयूब साहब की। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल। ये जो लोग ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को और मिलिट्री से और हमारी सिविल रिलेशनशिप को समझते हैं वो पूरी अच्छी तरीके से बात को समझेंगे कि मैं क्या बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कि उस वक्त आप फिर उनको आर्मी चीफ नहीं कहते, जनाब मुनीर नहीं कहते, या इस तरह आप फिर उनको सिपा सलार कहते हैं। हर एक के बारे में ये मीडिया भी यही कुछ करता है, ये खबरों में चलाएगा कि सिपा सलार ने ये कर दिया, या फिर उस कालम निगार ये सिपा सलार लिखेंगे, आर्मी चीफ नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे कोई टीवी शोज होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट होंगे या डिफेंस एनालिस्ट होंगे, उसके लिए फिर हर कमांडर ये चाहता है कि मुझे सिपा सलार का फिर एक आपको एक रिलीजियस एक वो मिल जाती है, वैलिडेशन मिल जाती है कि आपको समझा जाता है कि मुस्लिम उम्मा का जो डिफेंडर है, जिसने डिफेंड करना है, जिसने क्रूसेड लड़नी है, सलीबी जंगें जिनको कहते होते, तो कमांडर जो है ना वो सिपा सलार है। इसका मतलब द कंट्री इज इन सेफ हैंड्स कि हमारा सिपा सलार वो इंटैक्ट है। सो आप सिर्फ ये खान साहब का नहीं है, ये सारे के सारे पिछले जितने भी आर्मी
चीफ रहे हैं, उनके बारे में आप किसी वक्त जाएं गूगल करें तो आपको तकरीबन हर ये प्राइम मिनिस्टर कहता हुआ मिलेगा, हर वजीर कहता हुआ मिलेगा, जब तक सेम पेज है। जो सेम पेज ब्रेक होगा तो फिर मीर जाफर, मीर सादिक, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब जनरल मुशर्रफ साहब से नाराज़ हो गए थे, और भुट्टो साहब उससे जनरल जियाद से थे, फॉर राइट रीज़न मैं ये नहीं कह रहा। और ये इमरान खान साहब जनरल बाजवा साहब से उसमें नाराज़ हो गए थे। सो खान साहब ने ये जो लफ्ज़ यूज़ किया ना सिपह सलार के लिए, मानी खेज है। यस, और जानबूझ के इसको मानी क्या हो सकते हैं, मानी ये कैन बी द प्रोबेबल, बट व्हाट इज द एक्चुअल मैसेज? जो एक्चुअल मैसेज अब दो तीन चीज़ें हैं। खान साहब मुसलसल मुख्तलिफ उन्होंने मेथड अप्लाई किए हैं टू स्ट्राइक कोई बारगेन, कोई डील विद कोई जनरल आसिम, और इसके लिए उन्होंने माजी में बहुत सारे वो उसको क्या कहते हैं कि उन्होंने कुछ हिंट्स भी ड्रॉप किए। कोई उन्होंने एक उसमें कहते हैं ना कोई आगे CBM करने की भी कोशिश की, ये कॉन्फिडेंस ये बिल्डिंग मैयस करने की भी कोशिश की। रिस्पांस वहाँ से नहीं आ रहा, जिसका एक बैकग्राउंड है। मतलब 2-3 दिन पहले खान साहब ने सख्त बात की, उन्होंने कहा कि इनको मैंने क्योंकि वहाँ से DGISI के ओहदे से हटाया था, इन्होंने मेरी बेगम से, बुशरा साहब से, मतलब उन्होंने इनकी सिफारिश नहीं की, लिहाजा इसके बाद नाराज़ हो गए। दैट्स व्हाट ही सेड, आपने मतलब उनका होगा और मैं नहीं छोड़ूंगा बला बला जी। आज वो उन्हीं को सिपह सलार कह के वो कह रहे हैं। मेरा ये कहना है या मानना है थोड़ा सा कि खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब को बाकायदा ये डिलीवर किया है PML नवाज को, इफ़ यू आस्क मी। बड़ी मेहनत की है उन्होंने इस काम के लिए, जिसको अब उन्हें एहसास हो रहा है कि भाई साहब ये मैंने क्या किया है, कि मैं क्यों इस फड्डे में पड़ गया था, मुझे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए था। खान साहब को जो एक उसमें मेरा ख्याल फला था, ट्रेजिक फला मस से, कि इन्होंने जो मिलिट्री के अंदर के एक टग ऑफ वार थी जो नज़र आ रही थी, ऑब्वियस थी उस वक्त, ये उसका हिस्सा बने। जो भी मतलब बाकी प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बने, आप नोट करें, या जिन्होंने बनने की कोशिश भी की उनके लिए कोई नतायज अच्छे नहीं निकले। अगर आप देखें माजी की अगर बात कह रहे हैं, मैं चला नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन खान साहब उसमें हिस्सा बने, लॉन्ग मार्चेस किए इन्होंने, मतलब समरी उनको गई थी, ये याद होगा आरिफ अलवी साहब के पास गई थी, इन्होंने जी पहले आप इधर आएंगे, हम खेलेंगे इस पे समरी पे, खान साहब का बयान है। फिर वो जमान पार्क जो था वहाँ पर उन्होंने समरी लेकर आए, मैं अप्रूवल दूंगा। सो खान साहब उस वक्त इनको रोकने के लिए पूरी एफर्ट्स कर रहे थे जनाब आसिम मुनीर को। अब ऑलरेडी एक बैकग्राउंड था इसका, DGISI के ओहदे से उनको हटाया हुआ था आपने, फिर आपका एक आपने मतलब उसके उन्होंने आके आपको अपने सपाउस के हवाले से बातें भी की हुई थी, आपको गुस्सा भी था जी प्राइम मिनिस्टर की फैमिली को कैसे कोई आके DGISI जो है वो कह सकता है कि वो उसमें इन्वॉल्व हैं, जनाब उस इरेगुलरिटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तोहफे ले रहे हैं, तहफ़ ले रहे हैं, मलिक रियाज साहब हैं, फलाने इनको रोकें, आपके लिए मसला बनेगा। तो खान साहब नाराज़ थे। अब खान साहब नहीं चाहते थे कि जिस बंदे को मैंने हटाया वो आर्मी चीफ बने। सो मतलब ना चाहते हुए इतनी खान साहब के अंदर वो नहीं है कि इतनी मैं मतलब लफ्ज़ वो थोड़ा सा कोई सख्त ना हो जाए, इतनी मैच्योरिटी भी नहीं है कि वो इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखते हैं कि भाई सब पास्ट इज़ ए पास्ट, इफ़ ही इज़ कमिंग एज ए जर्नल, तो मुझे अपना उनके साथ कि मुझे उनके कोई साथ वो नहीं करना चाहिए, कोई तलो ख़राब नहीं करना चाहिए। कल को फिर हमने भी पावर में आना है, पावर से नहीं कर। मेरा मसला जनरल उसके साथ था, ये बाजवा के साथ, नए जनरल के साथ मैंने अपने आप को उनको दुश्मनी एंगेज नहीं करना, बट वो एंगेज हुए। और ये खान साहब की आदत है, हालांकि वो फास्ट बॉलर रहे हैं, तो अभी आदत उन्होंने बदल ली है या हुआ वो वेल लेफ्ट पे बिलीव ही नहीं रखते। एक चीज़ होती है वेल लेफ्ट कर दे, मतलब ये क्रिकेट की टर्म होती है कि बहुत अच्छी बॉल आ गई है तो आप उसको वेल लेफ्ट कर दे। ज़रूरी नहीं है कि हर बॉल को आपने खेलना है या उसको एंगेज होना है बॉलर के साथ, होने नहीं होते सम टाइम, लेकिन उनके अंदर वो है बॉलर वाली कि जनाब ये ना समझा जाए कि मैं डर गया हूँ या मैं कोई बुज़दिल हूँ या लोग मुझे टाँट दें। ये जो पर्सनैलिटी का एक आपका होता है ना, एक कि लोग ना समझें कि मैं डर गया हूँ, मतलब लोगों को एक्सपेक्टेशन को पूरा करने का जो रोमांस है ये ख़तरनाक और डेंजरस है। सो खान साहब उनकी तवक्कुआत पूरी करते करते एंगेज हुए और फिर अपने आप को डिसएंगेज नहीं कर सके। मतलब अगर उनके माजी के इंटरव्यूज़ उठा के देखें, उन्होंने BBC को इंटरव्यू में कहा था एक दफ़ा बैठे थे कि इस मुल्क जो भी ये क्यास है, गलत हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, इसके जिम्मेदार आसिम मुनीर हैं। सो माजी में इतना कुछ वो कह चुके हैं कि अब उसको रिवर्स करना मुश्किल हो गया उनके लिए। आज उन्होंने एक ड्रॉप किया है, ये एक मैसेज ड्रॉप किया है जनाब कि ये देखें अवाम और हमारे दरमियान ये भाई आपको आने ही नहीं देना चाहिए था। अगर आज ये नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब इसमें बैठे हैं ना ये पावर में, या मरियम साहबा बैठी हैं या उस शहबाज शरीफ साहब, मानेंगे नहीं उनके हामी, वो मानते तो हैं नहीं माशाल्लाह। इसके जिम्मेदार खान साहब खुद हैं, ये इन्हीं की वजह से पावर में आए हैं। और जब इमरान खान साहब पावर में आए थे वो उनकी वजह से आए थे, नवाज शरीफ साहब की और उनकी वजह से, उसमें जरदारी साहब के फेलियर्स की वजह से आए थे। वो भी तो अभी अच्छा वो भी फटे उन्होंने भी लिए थे। कह रहे हैं कि इलेक्शन होने वाले हैं,
एक होता है कि आप आजकल थोड़ी सी बातचीत चल रही थी, पहले तो ये मैंडेट चुरा लिया वाली कहानी थी, तो अभी एकदम से इलेक्शन पे क्यों आ गए? 2-3 चीज़ें। एक तो ये कि आपने अपनी पार्टी को ना वो करना होता है, एंगेज रखना होता है, वर्कर को उम्मीद दिलवानी होती है। या मतलब नवाज शरीफ साहब बाहर थे मुल्क से, वो भी ये समझते थे, बेनज़ीर भुट्टो साहब बाहर थी, वो भी ये समझती थी। पार्टी को अगर आपने ये कह दिया ना कुछ नहीं होगा, 5 साल इन्हीं के आपने नीचे रहना है, हमने जेलों में रहना है, इससे मुकदमे होंगे, तो लोग आपसे वो हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा वर्कर जो है ना आपका लेट बैक हो जाता है, वो हो जाता है, छोड़ो जरा, होने तो 5 साल बाद देखेंगे। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हेड ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसका वर्कर जो है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो, वो डिजेक्टेड हो, एक पेस बनी हुई है उसको रखें। एक तो ये चीज़ है, लिहाजा वो हर वो लीडर के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि वो अपना उसके साथ एंगेज रखें, नंबर 1। दूसरा बात चीज़ ये भी हो रही है कि जनाब के अब क्योंकि कोई मसला का हल नहीं निकल रहा, स्टेलमेंट है, डेडलॉक पैदा हो, इसको कैसे ब्रेक किया जाए। तो एक हाल वो ये भी दे रहे हैं कि जनाब नया इलेक्शन कराया जाए, नया इलेक्शन के बाद फिर जो नई हुकूमत आती है उसको दी जाए। सो ये भी एक उनकी एफर्ट हो सकती है। अभी तो दिसंबर की डेट दे रहे थे, दिसंबर में भी होगा। अब ये काम ये कैसे होगा इन द गिवन सिचुएशन, जब खान साहब वो थ्रेट दे चुके हैं आर्मी चीफ को, वो इलेक्शन कमीशन को भी थ्रेट कर चुके हैं, हम आप पे भी आर्टिकल 6 लगाएंगे। अभी आज उन्होंने इस पे चीफ जस्टिस पे, अभी हमारे पास क्लास ब्रेक के बाद शाखावर साहब मौजूद होंगे, उनसे हम ये जरूर बात डिस्कस करेंगे और उनसे ये भी डिस्कस करेंगे कि जो कानूनी मामला हैं, मेरा ख्याल है उन्हीं का हम तो बात करते रहेंगे। हाँ, ब्रेक ले लें अगर, तो फिर वो हमें शाखावर साहब से 5 मिनट को 10 मिनट डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। इस ब्रेक के बाद शाखावर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं शाखावर साहब, साबिक जज माहिर कानून है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाखावर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाखावर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपसे हम पूछना चाहेंगे, ये जो बानी पीटीआई ने अदम इत्मीनाद किया है सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर, और इस मामले में एक तरह से एक महाज सा खुल गया है दोबारा से बानी पीटीआई, जब ये कहते हैं कि ये तमाम केसेस जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं और पीटीआई के हैं या मेरे से मुताल्लिक हैं, वो ये दोनों जजेस उनसे अपने आप को अलहदा कर लें। तो किस तरह से देख रहे हैं इस मुतालबे को या इस अदम इत्मीनाद को आप? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड बन गया है कि जब तक किसी के हक में फैसले होते हैं तो उस वक्त तो कोई एतराज नहीं होता, और कोई अगर जज जो है वो किसी के मुखालिफ फैसला कर दे जो पॉलिटिकल नौयत का हो, तो उसकी मुखालफत शुरू हो जाती है और उस पर अदम एतमाद हो जाता है। देखिए, अगर काजी फायज ईसा साहब के बारे में अदम एतमाद अगर किया जाता है तो उसकी चले कुछ थोड़ी सी समझ आती है कि आपने बतौर वजीर आजम जो है उनके खिलाफ एक रेफरेंस भेजा था और वो नाकाम हुआ, और फिर उसके बाद अभी जो हालिया जो फैसला हुआ है उसमें जो मिनॉरिटी व्यू था उसमें काजी साहब शामिल थे, ऑल राइट। लेकिन आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जिसमें उन्होंने साइफर केस में उनको बाइज्जत बरी किया है, वो उसके बारे में वो क्या कहेंगे? तो ये ऐसा तो नहीं है कि अगर आपकी कन्वीनियंस या इनकन्वीनियंस के मुताबिक आपका जजेस के ऊपर एतमाद या अदम एतमाद हो, तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा एक गलत ट्रेंड है, और ये सिर्फ एक टैक्टिक्स है कि आप अदलिया के ऊपर, इदारों के ऊपर एक दबाव डालने की कोशिश करें, उनको इतना सोशल मीडिया पे उनकी ट्रोलिंग करें कि ताकि वो उस दबाव के में आकर जो है आपकी मर्जी के मुताबिक फैसले देना शुरू करें। ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा गैर सेहतमंदाना किस्म का जो ट्रेंड है, और अब जो इमरान खान है या पीटीआई है, ये एक बड़ी पॉपुलर शुबात है, इनकी बहुत बड़ी सपोर्ट मौजूद है। जब वो इस तरह की उनकी लीडरशिप बात करेगी तो फिर इदारों पे कौन एतमाद करेगा? ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है ये। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया आपका। इससे पहले कि रब्बी आपसे फिर एक सवाल पूछेंगी, ये मतलब आपने भी बात की खान साहब के हवाले से, आज ही उन्होंने, हमने देखा है कि उनको सिपा सलार साहब को मैसेज भेजा उमर अयूब साहब के ज़रिए कि जनाब कि ये हमें ये लड़ाना चाहते हैं, या हमें ये जो है नवाज़ लीग वगैरह जो हैं, या हुकूमत जो है ये फ़ौज और पीटीआई को आमने सामने लाना चाहते हैं और इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हम देख नहीं रहे कि खान साहब की आर्मी चीफ थे, उनसे भी लड़ाया, चीफ जस्टिस हैं उनसे भी लड़ाया, तो मतलब खान साहब तो हर एक से लड़े हुए हैं सर, वो तो हर एक से नाखुश हैं। वो जनरल बाजवा साहब से भी नाखुश थे, वो जनाज़ मुनीर से भी नाखुश हैं, वो चीफ जस्टिस ये मौजूदा जो हैं काजी साहब इनसे भी नाखुश हैं, वो आमिर फारूक साहब से भी नाखुश हैं। तो फिर खुश किससे हैं सर खान साहब, और उनको कैसे खुश किया जा सकता है? हम जस्ट अमेज्ड के ये आप बात कह रहे हैं कि सारे इदारों से लड़े हुए हैं, और वो ये समझते हैं कि शायद ये इदारे जो हैं वो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट का हो या
या इन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या लाहौर ये सारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके साथ ज्यादती हुई है, इंसाफ नहीं हुआ, उनकी पार्टी पे क्रैक डाउन हुआ है, गलत फैसले दिए गए हैं। अब किसको जस्टिफाई समझते हैं? खान साहब के इन बयानात को कि उनकी पार्टी के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, या खान साहब जो हैं वो मई वे और हाई वे कि जो बंदा मेरे साथ है तो ठीक है, अगर मेरे साथ नहीं है तो न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल नहीं रह सकता वो? देखिए, इसकी एक पूरी हिस्ट्री है। आपको पता है कि अब अगर वो ये कह रहे हैं अपने नुमाइंदे या जो भी उनके स्पोक्स पर्सन है उमर अयूब के जरिए, उमर अयूब साहब के जरिए, कि वो आर्मी चीफ को ये पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है हमारे दरमियान दूरियां पैदा कर रही है, तो आपने करीबियां कब पैदा की थी? आपने तो जब आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट होने वाली थी उस पर तो आपने पहले ही इतना ज्यादा शोर होगा किया, और उस पर आपने लॉन्ग मार्च करने का किया, और उस पर कहा कि मेरे से मशवरा जरूर करें कि आप आर्मी चीफ की तैनाती कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हूं। तो ये सारी पहले उनको दबाव में डालकर, फिर उसके बाद जब वो बन गए, और उससे पहले भी जब उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो उन्होंने जनरल बाजवा को जो है वो मतून किया। उनको उन्होंने कहा कि जी वो अगर कुछ नहीं कर सकते थे तो ये रुकवा तो सकते थे, लिहाजा उन्होंने सारा मलबा उन पे डाला, उनको मीर जाफर, मीर सादक कहा। तो ये हर इदारे के ऊपर, हर इदारे के सरबराह के ऊपर इस तरीके से चढ़ाई कर देना और उसके बारे में बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना, और फिर आपका सोशल मीडिया टीम उसकी जो है उसके खिलाफ एक पूरी कैंपेन शुरू कर देती है। तो आप अगर ये कहा जाए कि आप इतने सादा हैं कि आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो साजिश करके या कोई और आपको इन इदारों से और इदारों के सरबराहों से आपकी जो है वो मुखालफत करा रही है या उनको आपका दुश्मन बना रही है, तो फिर आप किधर स्टैंड कर रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि बड़ी कंफ्यूजिंग किस्म की ये स्टांसेज हैं। असल मकसद ये है कि इदारों को प्रेशराइज किया जाए, उन पे दबाव डाला जाए, उनकी इतनी ट्रोलिंग की जाए सोशल मीडिया के ऊपर कि वो आकर आपके साथ बात करें। आपको लग नहीं रहा सर कि इस वक्त मतलब अगर हम देखें जो लड़ाई चल रही है एस्टेब्लिशमेंट की और अदलिया की, नो इट्स ऑब्वियस क्लियर है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि ये अदालतें जो हैं खान साहब को ये रिलीफ दे रही हैं, वो मिलिट्री कोर्ट्स के मसले हों, वो जो अभी उन जिस्मानी रिमांड का वहाँ पे जो उन्होंने उनको दिया था उसमें 9 मई के केसेस के हवाले से वो लाहौर हाई कोर्ट ने उसको स्क्रैप किया है, या इस तरह की ज़मानतें हुई हैं खान साहब के केसेस में, वो बरी हुए हैं। सो इस वक्त अगेन जो खान साहब का मौक़िफ़ है वो तो बड़ी हद तक लोगों को ठीक लगेगा कि अदालतें हैं, कानून है, इंसाफ है, वो तो खान साहब के साथ खड़े हैं कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनकी पार्टी के साथ और एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो नाजायज़ या इलीगल तरीके पे उनको दबाव में डाल रहे हैं। तो अदालत तो इस वक्त डट कर इमरान खान साहब या उनकी पार्टी के साथ खड़ी हुई है। देखिए, ये तासुर तो यही मिल रहा है। देखिए, अभी ये जो माइनॉरिटी और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों का केस था उसमें भी जो रिमार्क्स आते रहे और उसके बाद फिर एक मेजॉरिटी डिसीजन आया, उससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और सबसे ज़्यादा कि जब इनको गिरफ्तार किया गया 9 मई को 2023 को, उस वक्त भी जब वो जेर हिरासत थे और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने उनका 7 या 8 रोज का रिमांड दिया हुआ था, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनको बुलाया गया। वो उस वक्त बुलाया गया कि जब एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ ने उनका जिस्मानी रिमांड नैब को दिया हुआ था, उनको बुलाकर और उनके साथ जो एक दोस्ताना सलूक रखा गया, और उसके बाद जो है उनको एक ऐसा रिलीफ दिया गया कि उनको उनका जो रिमांड है, उनकी अरेस्ट को गैर कानूनी करार देकर अगले दिन उन्होंने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हिदायत की कि आप कल उधर पेश हों और उधर अपनी तमाम केसेस पे जमानतें लें, उधर रात 1:30 बजे तक जो है। लेकिन शाह खबर साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इस बात में तो वजन है इमरान खान साहब के और उनके हामियों में कि खान साहब अदालत के कटहरे में वहाँ पे मौजूद थे, प्रेमिसेस में, अहाते में मौजूद थे, उनका बायोमेट्रिक हो रहा था, और उनको वहाँ से जाके गिरफ्तार कर लेना, ड्रैग करके ले जाना, बीइंग ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। अदालत के अहाते में तो मतलब गिरफ्तारी तो नहीं होती, तो इस पे तो उनकी बात ठीक थी। सुप्रीम कोर्ट ने अगर उनको बुलाया और उनको रिलीफ दिया तो डोंट यू थिंक सो कि इट वाज जस्टिफाइड? मैं आपको बात बताऊं कि बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि क्या जरूरत थी कि उनको आपने हाई कोर्ट की प्रीमिसेस के अंदर से गिरफ्तार किया और रेंजर्स ने आके अंदर जिस तरीके से उनको पकड़ा और वो दरवाजा तोड़कर उनको जो निकाला गया, इसकी जरूरत नहीं थी। उनको वो बड़ी आसानी से हाई कोर्ट से बाहर जाकर भी गिरफ्तार कर सकते थे। लेकिन एक चीज है, उसके पीछे क्या इंटेंशन थी
लेकिन एक बात जरूर थी कि उनको एक वारंट इशू हुआ था अरेस्ट का, अकाउंटेबिलिटी के लॉ के मुताबिक चेयरमैन नैब ने, तो वो एक लॉफुल ऑर्डर था, इस पे तो कोई दूसरी की बात नहीं है। अगर उनकी गिरफ्तारी नामुनासिब थी, उसके बारे में आमिर फारूक साहब ने भी कहा कि वो जो तरीकाकार अपनाया गया वो गैर कानूनी था, लेकिन गिरफ्तारी कानूनी थी। तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा रिलीफ देना, उसकी मैं एक और बात आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्ट सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के ऊपर नहीं है, या जितने स्पेशल कोर्ट्स हैं हाई कोर्ट्स की होती है सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। ये भी एक अनोखा वाकया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज के रिमांड ऑर्डर को क्वाश किया। ये कहीं भी हमें प्रेसिडेंट्स में मिलती। लेकिन सर आपको लगता नहीं है शाखावर साहब, आपको लगता नहीं है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्ट ना करते, इमरान खान साहब को अगेन अदालत के हाथ से गिरफ्तार किया गया और उस पर चुप रहते और इसको चलने देते, तो प्रेसिडेंट ना बन जाती, कल को आपके क्लाइंट्स के लिए भी प्रॉब्लम होते, फिर तो प्रेसिडेंट होती। देखेंगे कि इमरान खान साहब गिरफ्तार कर लिए गए, हाथ से फिर सबको किया जा सकता है। सो उन्होंने सिविल लिबर्टीज उन्होंने बचाई। सर देखिए मैं आपको बताऊं यहाँ पे आम लोगों के साथ क्या होता है, आम लोगों को किस तरीके से गिरफ्तार किया जाता है। एक आम मुलजिम है या आम एक किसी मुकदमे में अगर फरीक है तो उनके तो सारे जो है वो इखलाकी हदूद क्रॉस कर दी जाती है। ठीक है कि यहाँ पे एक जरूर है कि वो एक पॉपुलिस्ट लीडर है, उनको एक गैर मुनासिब तरीके से गिरफ्तार किया गया, लेकिन आफ्टर ऑल वो एक प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत था। अगर आपने उसको क्वाश करना है तो उसको हाई कोर्ट कर सकती थी, हाई कोर्ट उनके रिमांड को खत्म कर सकती है। अभी भी जो किया गया है हाई कोर्ट की कॉम्पिटेंस में बनता है। लेकिन अब देखना यह है कि इससे जो तासर ये उभर रहा है कि वो जो 9 मई के वाकयात हों या उनसे रिलेटेड जितने मैटर्स हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कंसर्न है आर्म फोर्सेस का, पाकिस्तान आर्मी का एक बहुत बड़ा क्लियर कट स्टांस है कि वो आर्मी के अंदर जो है वो बगावत करने की कोशिश की गई थी, उसको बड़ा सीरियसली लिया जा रहा है। लेकिन जितना लिबरली अदलिया उनमें रिलीफ दे रही है, तो उससे फिर ये तासुर उभर रहा है कि शायद अदलिया और जो एस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है, उनके दरमियान एक जंग चल रही है। तो ये तासुर जो है इसको जायल करना बड़ा जरूरी है। इसको मजीद बढ़ाने से जो है हमारे मुल्क का नुकसान होता है। बहुत शुक्रिया सर जी। बहुत शुक्रिया। शाखावर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमारे साथ एक्सक्लूसिव अपना एनालिसिस शेयर कर रहे थे। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर जो पाकिस्तानी निजात एक बरतानी फैमिली है उस पर तशद्दुद का जो वाक़या, उसकी जो वीडियो वायरल हुई उस हवाले से। और हमारे साथ मौजूद होंगे लंदन से बराह रास्त मुर्तज़ा अली शाह साहब, उनसे ज़रा डिटेल्स जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ लंदन से बराह रास्त मुर्तज़ा अली शाह मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा अली शाह साहब। वालेकुम। अच्छा ये बताइएगा सर, ये जो वीडियो का मामला है और ये इसमें तशद्दुद है जो कि एक पाकिस्तानी फैमिली पर हो रहा है, मैनचेस्टर एयरपोर्ट की ये वीडियो है, पुलिस तशद्दुद कर रही है, सर बताइएगा कि क्या मामला है, इसका क्या बैकग्राउंड है एंड हाउ इट हैपेंड, व्हाई इट हैपेंड? जैसे आप देख सकते हैं कि वीडियो में एक खातून है जिनकी उम्र तकरीबन कुछ 60-65 साल तक लगती है। ये पाकिस्तान में थी एक्चुअली, इनका ओरिजिनल ताल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर से है। ये खातून इनके साथ एक और फैमिली मेंबर थे, वो वहां से उन्होंने फ्लाइट ली इस्लामाबाद से कतर और कनेक्टिंग फ्लाइट कतर से ये मैनचेस्टर आए। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर जब हुआ ये कि रास्ते में जो फैमिली के सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि जो फ्लाइट के दौरान इनकी कोई एक शख्स था जिससे उनकी तल्ख कलामी, बाद लोग कह रहे हैं कि एक फीमेल थी, बात करेंगे कि अरब कोई मेल थे, वो थे जिससे इनकी तल्ख कलामी। जो ये एयरपोर्ट पहुंची है वहां से बाहर निकले तो आगे जो आपको 3 लड़के नजर आ रहे हैं वो इनको रिसीव करने आए हुए थे, 2 भाई और उनका एक दोस्त। तो इन्होंने वहां पे बताया, इनकी जो वकील है उसने मुझे ये कंफर्म किया, अहमद याकूब ने, तो वहां उन्होंने ये कंप्लेंट की कि मुझे जब मैं यहाँ पे ट्रॉली लेके बाहर आ रही थी तो ये जो दूसरा पैसेंजर था उसने वहां मेरे साथ बदतमीजी की और हमारा जुमलों का तबादला। उनके जो बेटे थे उन्होंने जो पैसेंजर था उसे वहां पे कन्फ्रंट किया और पूछा कि आपने हमारी माँ के साथ क्यों किया। वहां पे आर्ग्यूमेंट हुआ और काफी मतलब आप हीटेड आर्ग्यूमेंट उसको कह सकते हैं। लेकिन उस वहीं पर जो पैसेंजर था उसने पुलिस को इन्वॉल्व किया, उसने पुलिस को बुलाया, मुकामी पुलिस आई जो वहां पे एयरपोर्ट पर थी, उन्होंने आकर इसको फिर फर्दर एस्केलेट किया। और एक जो सोर्स हमें ये बता रहा है कि जो एक भाई है जिसको पुलिस ने जमीन पर जिसको लटा के मार रहे हैं, उसको पुलिस ने बगैर किसी रीजन के अरेस्ट करने की कोशिश की कि तुम बोलते क्यों हो या तुमने मतलब एग्रेशन दिखा रहे हो तुम अपने हाथों के जरिए।
वहां उसने रेजिस्ट किया, जहां पर वो पुलिस ने उससे कहा कि हम गिरफ्तार करना चाहते हैं, वैसे ही निकल गया। उसने कहा मैं आपसे गिरफ्तारी क्यों, तो मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसके चंद सेकंड्स के बाद जो फुटेज आपको नजर आ रहा है, तकरीबन 1.5 मिनट के बाद फिर पुलिस ने आके वहां उसको रोका। पुलिस ने बुलाया, जो आर्म पुलिस है, टेजर वाले, वो आए और उन्होंने आके जो वहां पे किया वो फुटेज अब पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। तो बैकग्राउंड इसका यह है कि जो जहाज के जो ऑन बोर्ड और फिर जो इमिग्रेशन का एरिया है मैनचेस्टर एयरपोर्ट का, वहां पर तर्क कलामी हुई और ये बाइक स्पिल ओवर हुई जब उनके बेटे उनको वहां लेने आए हुए थे। जी बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा, आप हमेशा बड़ा ये तफसील से बड़ी कम्प्रीहेंसिव इस तरह के स्टोरीज़ पे बात भी करते हैं, इन्वेस्टिगेट भी करते हैं। मैं आपकी देख भी रहा था जो स्टोरी आपकी जियो की वेबसाइट पे, वेरी कम्प्रीहेंसिव वन, वो लग रहा है कि बड़ी आपने मेहनत से स्टोरी वो फाइल की है। तो ये इतना मतलब यूजली तौर पर ये हमारे जैसे मुल्कों में तो बड़ी कॉमन सी बात समझी जाती है और हमारे यहाँ बड़ा एक फैशन है हर बात पे कहना, देखें जी यूरोप में ऐसे नहीं होता, यूके में ऐसे नहीं होता, वहाँ की पुलिस देखें, वहाँ पे इदारे देखें, वो तो बड़े ह्यूमन फ्रेंडली हैं। ये हमें टांट किया जाता है ये बताने के लिए कि आप भी उसी तरह इंसानों की तरह बिहेव करें यहाँ पे। तो इस तरह का सलूक जो सामने आया, इससे पहले भी कोई इस तरह के वाक़यात हो, बिकॉज एवरीबॉडी शॉक्ड, इवन ब्रिटेन के खुद लोग जो हैं वो बड़े डिस्टर्ब हैं। वो वीडियो बड़ी वायरल हुई है पूरी दुनिया से, क्योंकि यूके को समझा जाता है कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स या पर्सनल यहाँ लिबर्टीज़ या वहाँ पे एक अच्छा रवैया रखना पुलिस का बड़ा अप्रिशिएट होता है हमेशा। तो आपकी दफ़ा इतना रिएक्शन क्यों आया इतना शिद्दत से? वो कहते हैं शायद उन्होंने मारा है, कोई लेडी पुलिस अफसर थी, उनका भी नोज़ वगैरह तोड़ा है उन्होंने, तो उनको भी अगेन जख्मी किया, लिहाजा इतना ज्यादा रिएक्शन है। सो व्हाट इज द स्टोरी सर, कि इस तरह हुआ है, कोई इन्होंने भी मारा है उनको? आपने 3 यहाँ पे एक्चुअली सवाल पूछे। नंबर 1 ये कि क्या लेडी पुलिस ऑफिसर को मारा, अभी तक इस बारे में पुलिस ने ये, आपको 2 बातें याद रखिएगी। देखिए पुलिस ने जो इनिशियली दावा, पुलिस ने कहा कि हमारे 3 ऑफिसर के उन्होंने जख्मी कर दिया, फिर वो 3 छोड़ के उन्होंने कहा सिर्फ एक फीमेल ऑफिसर को जख्मी किया। उसके लिए अगर हुआ है तो पुलिस को अब अपना फुटेज रिलीज करना पड़ेगा जिससे वो दिखाएंगे जो वो फीमेल थी उनको उन्होंने मारा है। नंबर 1 वो पुलिस ने अभी तक फुटेज रिलीज नहीं किया और बहुत ज्यादा डाउट्स है। अगर तो उन्होंने, आप फर्ज करें कि पुलिस ऑफिसर को मारा था तो वो उनको चार्ज करे। अभी तक पुलिस ने उनको इसमें चार्ज नहीं किया, उनको अरेस्ट करते तरीके से उनको चार्ज करते और उनको जेल में डालते। लेकिन जिस तरह से उनको मारा ये आपने देख लिया कि क्या पुलिस ने उसी तरह रिएक्ट करना था कि अगर उसने मारा था तो वो फिर पुलिस में और उनमें फॉर एग्जाम्पल अगर हुआ तो फर्क क्या रहा। दूसरा सवाल आपका ये था कि क्या पुलिस इस तरह से करती है। यहाँ क्लासा साहब पुलिस का बहुत सारे इंस्टेंसेस में तो बड़ा डिसेंटली तरीके से राइट्स बता के गिरफ्तार करते हैं, लेकिन यहाँ ये मैंने खुद देखा है कि पुलिस यहाँ पे वारदात बड़े तरीके से डालती है। मैंने यहाँ पे पुलिस करती है कि उन्हें अगर किसी को मारना हो ना, वो उठा के उसको अगर डेमोन्स्ट्रेशन में हो तो उनका, आपने देखा, आप तो लंदन में रहे, बड़ी सारी पुलिस की गाड़ी होती है, उस गाड़ी के अंदर ले जाते हैं, वो अंदर ले जाके मारते हैं। दूसरा यहाँ पुलिस की एक ट्रेनिंग है कि आपने अगर किसी को मारना है तो वो वहां मारते हैं जहां निशान नहीं पड़ता। जो भी लोग अगर कभी कोई वैसे ऐसी कोई मतलब कोई इंसानी जगह हैं जहाँ पे मारा जाए और निशान ना पड़े, मतलब है इट्स ए गोश पोश का इंसान है, जहाँ भी मारेंगे निशान पड़ेगा। तो लंदन की पुलिस के पास या यूके की पुलिस के पास ऐसी स्पॉट उन्होंने कोई आइडेंटिफाई कर रखी है जहाँ पे मारे और उसका स्पॉट ना पड़े और उसका निशान ना पड़े? वो उनकी ट्रेनिंग है कि आप बंदे को अगर मारते भी हो उस तरह, देखिए ये इनकी पूरी ट्रेनिंग है, वो उसके तहत जहां पर लोगों को मारते हैं। और यकीन करें वो ऐसी जगह बिल्कुल है कि जहां पे अगर मारे दर्द ज्यादा होता है और वो निशान कम पड़ता है या पड़ता ही नहीं है। मतलब वो डायरेक्टली आपके मुक्का नहीं मारेंगे कि एकदम ब्लीडिंग शुरू हो जाए जिस तरह हमारे यहाँ पड़ जाती है, या ऐसी जगह पे विजिबल जहां मार्क आ जाए वो उसके अलावा करते हैं। अच्छा, आपने अपनी इसमें लिखा है स्टोरी में कि उनको जब पकड़ा गया, पकड़ कर लेकर जा रहे थे थाने में या अपने पुलिस स्टेशन में, तो रास्ते में उनको वैन में भी मारा गया है इनको, ये लड़कों को वहां पर। वो ये कह रहे हैं कि जो जिस जगह से पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, एयरपोर्ट से जिस पुलिस स्टेशन ले गए, तकरीबन 30 से 35 मिनट का वो रास्ता था। उनके कजन ने मुझे बताया कि उन्होंने, चूंकि उनको वकीलों ने दोनों भाइयों को कहा और जो फादर है कि आप बात नहीं करेंगे, उन्होंने बताया कि उन्होंने हमें घर आके बताया कि रास्ते में भी पुलिस ने उनको टॉर्चर किया, रास्ते में भी उनको। रिएक्शन क्या आ रहा है यूके में? साफ ज़ाहिर है इट्स अ बिग ब्लो। वो तो यूके उनके लिए, यूके के लिए बहुत बड़ा, ये मेरा ख्याल है इट्स अ बिग इशू जो पूरी दुनिया में मैसेजिंग गई है। तो वहाँ रिएक्शन क्या है? प्राइम मिनिस्टर साहब का क्या है, मेयर का क्या है, लोग बाहर निकले हैं? वो मैं आपके ट्वीट से देख रहा था कि लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं थाने में। सर उसका बताएंगे कोई रिएक्शन क्या रहा? साहब रिएक्शन कल जब से ये फुटेज निकला और अब तक
यानी यूके की तारीख के वन ऑफ दो शॉक। देखें, असल जो आपका सवाल था ना कि क्या पुलिस ऐसे बिहेव करती बिल्कुल है, लेकिन फुटेज नहीं बनता था। अब की बात पुलिस का फुटेज बन गया है, फुटेज में ये पकड़े गए। और रिएक्शन ये है कि जब से ये फुटेज सामने आए इस वक्त तक ये यूके की सबसे बड़ी खबर है। एज वी स्पीक राइट नाउ, जो मैनचेस्टर में इस वक्त भी जो एंटी रेसिस्ट कैंपेनर्स है वो एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन वहां पे कर रहे हैं। 1000 से ज्यादा वहां बंदा मौजूद है। कल जुमे के बाद वहां पे मैनचेस्टर में और रॉचडेल में वहां पे बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं। पूरे यूके से वहां कैंपेनर्स वहां पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि पुलिस के ऊपर लोगों को शक तो था कि देखे ये पुलिस से मारा भी है। और सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या ये लड़के अगर व्हाइट होते, इंग्लिश होते, उनको इस तरह से पुलिस मारती? बिल्कुल ना मारती। तो एक रेसिस्ट और इस्लामोफोबिक एलिमेंट बहुत इसमें प्रोमिनेंट है कि पुलिस का जो है ना वो देखे जो मारने वाले वाइट हैं, जिनको मार पड़ रही है, जो शक्ल से मुसलमान लग रहे हैं, तो ये वाला भी एक एलिमेंट है। पूरे बरतानिया में एक शॉक है और पूरा मीडिया इसको कवर कर रहा है। और पूरी अच्छा मसला ये हुआ कि ये जो फुटेज यहाँ से निकला इसके ऊपर पूरी दुनिया में स्टोरीज हो रही है। ठीक है, पूरी दुनिया का मीडिया इसको कवर कर रहा है। हम इसको फॉलो करते रहेंगे। अगले हफ्ते आपसे फिर इस पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया। मुर्तजा अली शाह साहब हमारे से लंदन से बराह रास्त मौजूद थे और यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम खत्म करने का। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।